लास्ट मैच इंडिया 336 रन से जीता था और इस मैच में 193 रन नहीं बने। इंडिया मैच तभी हार गया था जब पहली इनिंग के अंदर ये हुआ था। केएल राहुल हर मैच में रन बनाते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम मैच हार जाते हैं। इंडिया जो दोनों मैच हारा है, इन दोनों मैच के चारों दिन इंडिया ने डोमिनेट किया था, लेकिन आखिरी दिन हम मैच हार कैसे जाते हैं। सर जडेजा को निकालने की बात कर रहे थे लोग, और अभी इनकी परफॉर्मेंस की दम पर इंडिया यहां तक पहुंच पाया। देखिए, कहानी की शुरुआत 10 जुलाई को होती है, जब लॉर्ड के ग्राउंड में इंडिया और इंग्लैंड का तीसरा मैच खेला जाना था। अब ये जो मैच है लॉर्ड में खेला जाना था और ये काफी ऐतिहासिक ग्राउंड है। देखिए, इस ग्राउंड के अंदर ये मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका था, क्योंकि सीरीज ऑलरेडी 1-1 की बराबरी पे चल रही थी। और इस ग्राउंड में जब मैच स्टार्ट होना था, इससे पहले ही खबर आ चुकी थी कि इस ग्राउंड की पिच वैसी नहीं होने वाली है जैसी बाकी पिच थी, क्योंकि लॉर्ड की पिच हमेशा वैसे ही बनती है जैसी वो रहती है। मतलब इसकी पिच बिहेव ऐसा करती है कि धीरे धीरे बॉलिंग की बनती जाती है। तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मैच में सब अमेजिंग चीजें होने वाली है, ये मैच बहुत ज्यादा थ्रिलिंग होगा, सिनेमा होगा। और पहले ही दिन जब मैच स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ही सब लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ, बेन स्टोक ने टॉस जीत के बैटिंग ले ली। देखिए, पिच के हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन था कि टॉस जीत के आप बैटिंग ले लो, क्योंकि फोर्थ इनिंग में रन नहीं बनते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बेन स्टोक जब से बैच बॉल खेल रहे हैं, तब से कोई भी पिच हो ये बॉलिंग ही लेते हैं। और उसका कारण यह है कि इनकी बैच बॉल का मतलब ये है कि ये तेज खेलेंगे और बाद में आके चेज भी करेंगे। इसीलिए लास्ट मैच जो बर्मिंघम में खेला गया था, वहां तक बेन स्टोक ने बॉलिंग ली थी कि हम लास्ट इनिंग में आके चेस करेंगे, जहां पे लास्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 150 था। बट यहाँ पे बेन स्टोक जैसे ही बैटिंग लेते हैं, सब लोग शॉक रह जाते हैं कि बेन स्टोक ये क्या कर रहे हैं। और बाद में जब इंग्लैंड की बैटिंग आती है तो सब लोग और भी ज्यादा शॉक रहते हैं, क्योंकि बैच बॉल तो रहता ही नहीं कुछ। इंग्लैंड जब तीसरे टेस्ट मैच खेलने उतरता है तो पहले ही दिन इंग्लैंड ऐसा खेलता है जैसे बैच बॉल इनसे आता ही नहीं। कोई भी खिलाड़ी 50 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा से बैटिंग नहीं कर रहा था, चाहे वो क्रॉले हो या फिर बेन डकेट। हालत इतनी बेकार हो गई कि इंग्लैंड का पहले दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट की सेंचुरी तक नहीं हो पाई थी, इतना धीमा खेल रहे थे जो रूट। इवन जो रूट जब से बैट बॉल स्टार्ट हुआ उसके बाद से पहली बार इतना धीमा खेले थे, और सबसे धीमी 50 उनकी आई थी उसके बाद से। इंग्लैंड लगभग 250 रन बना चुका था, इनके 4 विकेट गिरे थे पहले दिन, और दूसरा दिन का जब खेल शुरू होता है तो जो रूट यहाँ सेंचुरी मार देते हैं। अब देखिए, पहले दिन के खेल में सब लोग कह रहे थे कि ये जो खेल हुआ है यहाँ पे बराबर का गेम है, मतलब इंडिया और इंग्लैंड दोनों बराबर में है, क्योंकि 250 रन में 4 विकेट गिरे हुए हैं। बट एक्चुअली में इंडिया यहाँ आगे थी, क्योंकि इंडिया ने बैच बॉल को ही खत्म कर दिया था। अब इंग्लैंड हमेशा से बैच बॉल खेल रहा है, और अगर ये बैच बॉल नहीं खेल पा रहे हैं, इसका मतलब मेंटली टूट गए हैं। इनको पता है कि बैच बॉल खेलने जाएंगे तो इंडिया के साथ हम हार जाएंगे, और इसलिए इन्होंने बैच बॉल बंद कर दिया। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि मेंटली इंडिया पहले दिन आगे चल रही थी इंग्लैंड से, और ये हमें देखने को भी मिला जब दूसरे दिन इंडिया ने इंग्लैंड को 387 में रोक दिया। अब इंडिया ने इंग्लैंड को 387 में रोक दिया था, ये कम स्कोर नहीं था, लेकिन ये ज्यादा भी नहीं था, क्योंकि इंडिया ने तो लास्ट मैच में बहुत रन बनाए हैं। इवन ये स्कोर जब इंडिया चेस करने आई तो सब लोग बोलने लगे कि इंडिया आसानी से 400 रन बना देगी, 500 भी बना देगी। बट ये चीजें पहले ओवर तक थी, क्योंकि पहले ओवर क्रिस वोक्स डालने आए थे, जिनके ओवर में 13 रन आए थे। दूसरे ओवर के स्टार्टिंग में ही सब कुछ अलग हो गया, क्योंकि आर्चर इस मैच में कमबैक कर रहे थे, और आते ही साथ ये विकेट ले जाते हैं यशस्वी जायसवाल का। 12 करोड़ 25 लाख रुपए में आईपीएल में बिके हुए आर्चर आईपीएल में जैसा परफॉर्म करके आ रहे थे, वो फॉर्म लेके आते हैं इस टेस्ट मैच में, और पहले ओवर में विकेट लेके जाते हैं यशस्वी जायसवाल का। हालांकि इसके बाद इनको विकेट नहीं मिला इस इनिंग में, लेकिन इस विकेट की बहुत अहमियत थी, क्योंकि इसके बाद इंडिया के विकेट गिरने स्टार्ट हो गए। बाद में करुण नायर का विकेट गिरा, शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो गए, और इंडिया के 3 विकेट गिर गए काफी क्विकली। अब देखिए, इंडिया के 3 विकेट तो गिर गए थे, लेकिन इसके बाद केएल ने सेंचुरी मारी, ऋषभ पंत ने 74 रन मारे, बहुत अच्छी पार्टनरशिप की दोनों ने मिलके, और यहाँ पे इंडिया काफी बढ़िया खेलने लग गया था। लेकिन इसी पॉइंट में इंडिया मैच हार गई। देखिए, हुआ क्या कि तीसरे दिन का खेल चल रहा था, इंडिया ने 65.2 ओवर में, एग्जैक्टली इतने ओवर में 248 रन बना दिए थे, और 3 विकेट बस गिरे थे। यहाँ से मैच आसानी से ऐसा जा रहा था कि इंडिया यहाँ पे 500 रन बना देता और बहुत अच्छी लीड में आ जाता। बट होता क्या है कि एक एंड में ऋषभ पंत जो 74 के स्कोर में बैटिंग कर रहे थे, वो सिंगल लेने का ट्राई करते हैं शोएब बशीर की बॉल में, ताकि केएल राहुल स्ट्राइक में आ जाएं। और केएल जो 98 के स्कोर में बैटिंग कर रहे हैं, वो लंच से पहले अपनी सेंचुरी पूरी कर ले, और इस सिंगल लेते समय ये बेन स्टोक के हाथों रन आउट हो जाते हैं। अब जैसे ही ऋषभ पंत आउट होते हैं, इसके बाद तो पूरी इंडिया कोलैप्स करने लग जाती है। पहले पंत, इसके बाद केएल राहुल, इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, पूरे विकेट जल्दी जल्दी गिरे। इंडिया जिसके 250 रन में 3 विकेट थे, वो इंडिया 387 में ऑल आउट हो गई। वेल, ये 387 कम नहीं थे, इन्होंने लेवल कर दिया था दोनों स्कोर को। मतलब इंडिया को फोर्थ इनिंग में जितना भी टारगेट मिलता है, इनको चेज करना पड़ता। बट ये स्कोर एक्चुअली में कम था, क्योंकि ऋषभ पंत अगर रन आउट नहीं होते तो ये स्कोर 450 या 500 होता।
इंडिया अगर लीड में होता तो फोर्थ इनिंग में इंडिया आसानी से मैच जीत जाती, बट अभी किसी ने इस चीज में ध्यान नहीं दिया। सबको लगा ठीक है इंडिया अभी भी आगे ही है क्योंकि मैच तो बराबरी का चल रहा है ना भाई, तो दिक्कत क्या है। और बाद में जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो इंग्लैंड के लिए और दिक्कत हो गई क्योंकि इंडिया यहाँ पे बहुत विकेट लेता है। वॉशिंगटन सुंदर आउट ऑफ द बॉक्स आके 4 विकेट ले जाते हैं। इंडिया इंग्लैंड को काफी आसानी से 192 पे रोक देता है और इसके बाद सबको लगता है कि चलो इंडिया को 193 रन चेस करने हैं। अब 193 का चेस ऐसे देखने में बहुत आसान लग रहा था क्योंकि लास्ट 2 मैच से 400-500 रन काफी आसानी से बने हैं, लेकिन एक्चुअली में इंडिया यहाँ पे ही पीछे हो चुका था क्योंकि लॉर्ड का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 193 का चेस बहुत बड़ा चेस था। देखिए जो मैच खेला जा रहा था, मैंने पहले भी आपको बताया लॉर्ड में खेला जा रहा था और लॉर्ड के ग्राउंड का 100 साल का इतिहास रहा है कि पहली इनिंग के अंदर यहाँ एवरेज स्कोर बनता है 310 का, मतलब इंग्लैंड ने 387 रन बनाए, वो काफी बढ़िया स्कोर था। वेल सेकेंड इनिंग में यहाँ पे स्कोर बनता है 290 का, ये एवरेज स्कोर मैं बता रहा हूँ, और इंडिया ने यहाँ पे बनाए थे 387 रन, मतलब इंडिया तो बहुत अच्छी बैटिंग करके गया था। सेकेंड इनिंग के अंदर बहुत एक्सेप्शनल खेल दिखाया था इंडिया ने, बट यहाँ पे थर्ड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 200 का है और इंग्लैंड ने यहाँ 192 रन बनाए। मतलब ये खराब स्कोर नहीं था, जो देखने में खराब लग रहा था वो ऑन पेपर अच्छा था। और इसी ग्राउंड का फोर्थ इनिंग का एवरेज स्कोर 157 है, लिटरली 157, मतलब धीरे धीरे इस ग्राउंड की पिच जो है वो बॉलर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लग जाती है। पहली इनिंग में 387 बनाने वाली टीम भी फोर्थ इनिंग में शायद 157 भी ना बना पाएगी, इस ग्राउंड का इतिहास रहा था। बट सबको लगा इतिहास टूटने के लिए बनते हैं, ऐसा हो जाएगा क्योंकि 4 बार इस ग्राउंड में 200 से ज्यादा का स्कोर चेस हुआ है, 6 बार 190 से ज्यादा का स्कोर चेस हुआ है फोर्थ इनिंग के अंदर, तो 7वीं बार भी हो जाएगा। बट ये सिर्फ तब तक लग रहा था जब तक इंडिया की बैटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि इंडिया की जब बैटिंग आती है तो फोर्थ डे की एंड में जो 1 घंटे बचे थे वहां ही इंडिया कोलैप्स करने लग जाती है। यशस्वी जायसवाल जो बहुत बेकार शॉट खेल के आउट होते हैं, इसके बाद शुभमन गिल, करुण नायर सबके विकेट गिरते हैं। बीच में गौतम क्या करते हैं, आकाशदीप को भेज देते हैं। इनको लगता है अगर आकाशदीप बीच में चले जाएंगे 10 रन बना देंगे, केएल के साथ 30 रन की पार्टनरशिप भी कर देंगे तो भी मैच हमारा बन जाएगा क्योंकि एंड में हमारे पास ज्यादा बैटिंग हो जाएगी। बट यहाँ पे दिक्कत और बढ़ गई क्योंकि आकाशदीप आते हैं और 1 रन के स्कोर में बैन स्टोक के हाथों बोल्ड हो जाते हैं। अब दिक्कत ये हो गई कि इंडिया फोर्थ डे के एंड तक ही 4 विकेट खो चुका था और 58 रन बस बने थे। अब देखिए भले इंडिया के 6 विकेट बस बचे थे, लेकिन इंडिया को आखिरी दिन 135 रन चाहिए थे और उन 6 विकेट में अच्छी बात ये थी कि आकाशदीप पहले आउट हो चुके हैं, मतलब इंडिया के पास बैटिंग ही बैटिंग बची है। केएल राहुल ऑलरेडी क्रीज में है, इसके बाद ऋषभ पंत आने वाले हैं, इसके बाद जडेजा है, इसके बाद सुंदर आने वाले हैं और इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी। 5 प्योर इंडिया के बैट्समैन बचे हुए हैं और पांचों को मिलकर रन कितने बनाने हैं, 135। यहाँ तक सबको गेम कंट्रोल में लग रहा था। लोगों के इंटरव्यू जब लिए जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि इंडिया मैच जीत जाएगा, इंग्लैंड से तो बैटिंग करते ही नहीं आती। यार देखो ना मैच, इंग्लैंड को बैट करने को नहीं आता है। बट 5वां दिन का जब खेल स्टार्ट हुआ तो समझ में आया कि लॉर्ड के ग्राउंड में ऐसे ही ये सारी चीजें नहीं कही जाती हैं। ऑन पेपर जो चीजें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है और 100 साल का इतिहास फालतू नहीं है। यहाँ पे इंडिया किस तरीके से विकेट गिरते हैं कि मानो किसी से बैटिंग ही नहीं आती। ऋषभ पंत जो हर मैच में हर इनिंग में रन बनाते हैं, ये बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर तो 0 रन बना पाते हैं, इंडिया के विकेट पत्तों की तरह गिरने लगते हैं और इंडिया 8 विकेट खो देता है। हालत ये हो जाती है कि इंडिया को 75 रन चाहिए थे, 8 विकेट इनके गिर चुके थे और 2 विकेट बस बचे थे, मतलब जसप्रीत बुमराह क्रीज में आ चुके थे। अब देखिए इस पॉइंट में इंडिया का कोई भी बैट्समैन नहीं बचा था, बॉलर ही बचे हुए थे 2, बस साथ में जडेजा थे और पूरे रन सबको पता था जडेजा को ही बनाने हैं क्योंकि सामने से बुमराह रन तो नहीं बनाएंगे, भले ही बॉल को ब्लॉक कर लें। और हुआ भी यही, जसप्रीत बुमराह ने रन तो 4 ही बनाए, लेकिन ये 54 बॉल खेल गए, ये 100 मिनट तक खेलते हैं। इंडिया पूरा सेकेंड सेशन खेल लेता है और 5वें दिन का आखिरी सेशन बचता है। देखिए 5वें दिन का जब आखिरी सेशन बना, जब बुमराह आउट तो हो गए थे, बट यहाँ पे एक चीज थी कि इंडिया को अभी 30 रन बस चाहिए थे और इंग्लैंड को चाहिए था 1 विकेट। मतलब ये मैच जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसा हो चुका था, प्योर सिनेमा था ये मैच। 5 दिन खेल लिए थे दोनों टीमों ने, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। 5वें दिन का आखिरी सेशन बचा था, अभी 30 रन चाहिए थे इंडियन टीम को, 1 विकेट चाहिए था इंग्लैंड की टीम को और सब लोग देख रहे थे कि क्या होगा, क्या जडेजा स्कोर बना पाएंगे। वैसे इस समय मुझे याद आ रहा था हेडिंग्ले कार्नेगी का वो मैच जहां पे बैन स्टोक ने मैच एंड किया था ऑस्ट्रेलिया के सामने। वहां पे तो 70 रन चाहिए थे और बैन स्टोक ने बना दिए थे लास्ट विकेट के लिए, तो यहाँ पे तो 30 ही चाहिए थे और जडेजा ने भी 75 रन से ही मैच लाया था क्योंकि वहां पे भी बुमराह की ही बैटिंग आ गई थी। तो जडेजा भी बैन स्टोक वाला पूरा काम कर रहे थे और मुझे लगा था कि जडेजा ये कर सकते हैं क्योंकि वो बैन स्टोक से कम नहीं है। बट बाद में इंग्लैंड यहाँ खेल जाती है और शोएब बशीर को ले आती है जो पूरे सेशन में बॉलिंग नहीं किए थे, चोटिल थी, आके बॉलिंग करते हैं और सिराज को बोल्ड मार देते हैं।
अब इंडिया ये मुकाबला 22 रन से हार गई, लेकिन इंडिया ये मुकाबला हार कैसे गई? 193 का स्कोर कैसे इंडिया चेस नहीं कर पाई? लास्ट मैच में 336 रन से जीतने वाली इंडिया इस मैच में 193 रन तक चेस नहीं कर पाई, और इसके 3 मेजर रीजन थे। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन था शुभमन गिल का फ्लॉप होना। शुभमन गिल इस मैच में रन नहीं बनाते और इंडियन टीम इनसे बहुत उम्मीद कर रही थी। एक्चुअली में गिल ने लास्ट मैच में 430 रन मार दिए थे, इसलिए सबको लग रहा था कि गिल इस मैच में रन बनाएंगे। लेकिन शुभमन गिल हर मैच में रन नहीं बना सकते, इसीलिए वो इस मैच में रन नहीं बना पाए और आउट हो गए, और इस ओवर डिपेंडेंसी के चक्कर से इंडिया की बैटिंग बाद में चली नहीं। बट इससे भी ज्यादा बड़ा रीजन सेकेंड रीजन है, और वो है कि केएल राहुल ऋषभ पंत का वो मिस कम्युनिकेशन। देखिए, ऋषभ पंत जब केएल राहुल के साथ बैटिंग कर रहे थे तब ये 74 के स्कोर में खेल रहे थे और ये बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। ये अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे। 111 बॉल इन्होंने खेली थी, ये चौके छक्के सब मार रहे थे। ऐसे में पंत यहाँ से जितने भी रन जोड़ते वो एक्स्ट्रा रन होते और इंडिया लीड में ही आता। बट पंत यहाँ पे पर्सनल माइलस्टोन कराने के चक्कर से, केएल राहुल की सेंचुरी कराने के चक्कर से रन आउट हो जाते हैं, और यहाँ पे इंडिया मैच हार गई। क्योंकि इंडिया अगर 450-500 रन बना देती पंत के होने से, तो काफी आसानी से लास्ट दिन इंडिया स्कोर को चेस कर लेती। इंडिया को ये चीज इंग्लैंड से सीखनी चाहिए कि जो रूट का डे एंड होने लगा था वो 99 के स्कोर में थे। जडेजा उनको ऑफर कर रहे थे कि डबल ले लो, पर जो रूट ने कोई रिस्क नहीं लिया, वो डबल लेने नहीं गए, वो दूसरे दिन बैटिंग करने आए, उन्होंने सब्र रखा और सेंचुरी मारी। बट पंत यहाँ पे सब्र नहीं करते, वो लंच भी नहीं होने दे रहे थे। उनको लगा केएल की सेंचुरी अभी हो जाए, और पर्सनल माइलस्टोन लंच के पहले करने के चक्कर से सेंचुरी। पंत का विकेट फालतू गया और वहां पे इंडिया से एक ऐसी गलती हुई कि इंडिया ये मैच हार गई। 22 रन की हार बहुत चुभ रही होगी, क्योंकि उस समय तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में इंडिया जब 22 रन से हारी, तो अगर पंत वहां पे रन बनाते 20-30 और, तो इंडिया ये मैच जीत जाती। वेल, थर्ड जो सबसे बड़ा रीजन है, ये पर्सनल मुझे लगता है कि इसके कारण इंडिया हारी है, वो है जडेजा का 2 बॉलर को सिलेक्ट करके ना मारना। देखिए, जब इंडिया के 8 विकेट गिर गए थे, जब ये तय हो गया था कि एक तरफ से अब रन नहीं बनेंगे, चाहे जसप्रीत बुमराह हो चाहे मोहम्मद सिराज, ये बॉल को ब्लॉक तो कर सकते हैं लेकिन रन नहीं बना सकते। अब इस पॉइंट पे जडेजा को सिलेक्ट करना था कि कौन से 2 बॉलर इनको मारने हो, और अगर ये ऐसा करते तो आसानी से ये उस बॉलर के ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री लगाते और इंडिया मैच जीत जाती। बट इन्होंने क्या किया कि ये सोच रहे थे कि आसानी से मैच जीत जाएगा, सामने वाला प्लेयर कम से कम ब्लॉक भी करता रहेगा बॉल, तो भी मैच जीत जाएगा। इसीलिए कई ओवर ऐसे भी जा रहे थे जहां पे जडेजा चौथी बॉल में सिंगल लेते थे, मतलब एक ओवर में 1 ही रन आया, और इसके बाद 2 बॉल बुमराह खेलते थे और बाद में सिराज यही कर रहे थे। बट ये कब तक होता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह बॉल भी इतनी ज्यादा ब्लॉक नहीं कर सकते। उन्होंने 54 बॉल ब्लॉक की थी, लेकिन बाद में वो आउट हो गए। सेम चीज सिराज ने भी की, उन्होंने भी 30 बॉल खेल ली थी, लेकिन वो कहां तक ऐसा कर पाते। बाद में इंडिया 22 रन से शॉर्ट हो गया। ऐसे करते करते अगर जडेजा सिलेक्ट करके मारते कि ये 2 बॉलर को 10 रन मारने ही है, ओवर के 2 बाउंड्री मारनी ही मारनी है, तो शायद इंडिया पहली मैच जीत जाता। क्योंकि सिराज भी 1 घंटा बैटिंग करके गए थे और जसप्रीत बुमराह 1 घंटे 40 मिनट खेल के गए थे। बट इसमें यह भी है कि 75 रन से जब घटते घटते स्कोर 22 तक आया, तो जडेजा को ये लगा कि शायद 22 से भी कम होते होते 2 तक आएगा और इंडिया मैच जीत जाएगी, तो कोई जरूरत नहीं है। वरना जडेजा हिट करने भी जा सकते थे, क्योंकि 4 बॉल का ही मैच बचा था, मतलब कोई भी खराब बॉलर आता, जडेजा लिटरली 4 बाउंड्री मारते और मैच खत्म हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करने गए। वैसे आपको क्या लगता है किस कारण से इंडिया मैच हारी है? भले इंडिया मैच हार गई, लेकिन इस मैच से काफी कुछ इंडिया ने सीखा है, और एक चीज तो समझ में आ गई है कि इस मैच के बाद अगले मैच में इंडिया माइलस्टोन के लिए नहीं जाएगा, रन आउट नहीं होने देगा, और इंडिया ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, तो शायद अगला मैच हम जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है इस मैच की सबसे बड़ी हार का कारण क्या था? आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो केएल जो इतने रन बना रहे हैं उसकी पूरी जर्नी की ये वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।